हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू यू ऑल। एज़ यू नो कि हम लोग कर रहे थे सीडीपी। ठीक है, सीडीपी में हमारे काफ़ी सारे लेक्चर्स हो गए हैं। थ्योरी के हमने आई थिंक 3 लेक्चर अभी तक किए हैं और 2 लेक्चर पीवाईक्यू के मैंने किए हैं। प्रोसीडिंग टू द थ्योरीज लेक्चर्स, अभी हम इंटेलिजेंस के टॉपिक पे मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा टारगेट क्या है कि बहुत मिनिमम वीडियोस में आपकी सीडीपी कंप्लीट करवाना मेरा टारगेट है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक इंटेलिजेंस। बिफोर प्रोसीडिंग टू द टॉपिक, हम देखते हैं कि इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस टाइप के आए हैं। पिछले 4 से 5 साल के पेपर का मैंने एनालिसिस किया एंड व्हाट आई फाउंड कि इंटेलिजेंस से, पर्टिकुलरली इंटेलिजेंस से इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन पूछी गई। इंटेलिजेंस आईक्यू फर्स्ट किसने डेवलप किया, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो कि मार्क का इंटू 100 होता है। टाइप ऑफ टेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, गिलफर्ड की 3D थ्योरी, स्टर्नबर्ग का ट्राइकल थ्योरी और थ्योरी ऑफ वेर्नन। ठीक है, तो ये टॉपिक्स जो है वो पीवाईक्यू में आपके पूछेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर किए गए हैं। दीज नोट्स आर ऑलरेडी अपलोडेड इन द टेलीग्राम चैनल कॉन्सेप्ट्स क्लिप 1111। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए, मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस क्या है। ये बोलता है कि इंटेलिजेंस रेफर्स टू द जनरल मेंटल एबिलिटी ऑफ ए इंडिविजुअल टू लर्न, टू रीजन, टू सोल्व प्रॉब्लम्स एंड एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट। कि इंटेलिजेंस एक ऐसी मानसिक क्षमता है जिससे कोई भी इंसान सीखता है, तर्क करता है, कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व करता है और एनवायरनमेंट के साथ में एडजस्ट करता है। अगर हम इसी को हिंदी में देखें तो बुद्धि का अर्थ क्या है। बुद्धि व्यक्ति की वह मानसिक क्षमता है जिसके द्वारा वो सीखता है, तर्क करता है, समस्याएं हल करता है और अपने वातावरण के साथ में समायोजन करता है, मतलब एडजस्ट करता है। इंटेलिजेंस हेल्प करता है एक पर्सन को सोचने, समझने और अच्छे से काम करने में हमें हेल्प करता है। अब हम फर्दर आगे पढ़ेंगे कि इंटेलिजेंस की जो डेफिनेशंस हैं वो किस प्रकार है। देखिए, अल्फ्रेड जो बिनेट है, उन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस जो है वो एबिलिटी है टू जज वेल, रीजन वेल एंड कॉम्प्रीहेंड वेल। सही निर्णय लेना, तर्क करना और समझने की क्षमता है इंटेलिजेंस। थॉर्नडाइक ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस जो है वो पावर ऑफ गुड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रूथ और अ फैक्ट। कि जो बुद्धि है वो सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण को सही प्रतिक्रिया देने की काबिलियत है। अगर हम बोरिंग की बात करें, एडविन बोरिंग ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस जो है इज़ व्हाट इज़ मेजर्ड बाय इंटेलिजेंस टेस्ट। बुद्धि वही है जिसे बुद्धि परीक्षणों द्वारा मापा जाता है। तो हमें इससे एक चीज़ समझ में आती है इन सारी चीज़ों से जो भी हमने पढ़ा कि इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है, बुद्धि क्या है, कि आप अच्छे से सोच सकें, समझ सकें, एनवायरनमेंट के साथ में एडजस्ट कर सकें, कोई भी बात पर आप एक अपना अच्छा दृष्टिकोण बना सकें, उसके ऊपर प्रतिक्रिया दे सकें। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इंटेलिजेंस। अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें डिटेल में भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, बट यहाँ पे मैं एक कंसाइज आपको बता देती हूँ। कहते हैं कि इंटेलिजेंस की क्या, बुद्धि की क्या विशेषताएं हैं। एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, कि जो एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, अनुभव से सीखने की क्षमता। इंटेलिजेंस जो है वो हेल्प करता है एक पर्सन को टू लर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, जो पास्ट एक्सपीरियंस हमारे साथ हुए, ठीक है, जैसे कि स्मार्टर पीपल जो है वो जल्दी सीखते हैं अपनी गलतियों से। ठीक है, तो अपने अनुभव से हम हर चीज़ जब सीखते जाते हैं, ठीक है, तो वो विशेषता है हमारी बुद्धि की। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, कि हम कोई समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमने कोई प्रॉब्लम देखी, ठीक है, फिर हमने उसका सोल्यूशन किया। अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं तो वो इंटेलिजेंस की काबिलियत, मतलब इंटेलिजेंस की विशेषता है। एबिलिटी टू रीजन एंड थिंक लॉजिकली, तर्क एवं तार्किक सोच की क्षमता। इंटेलिजेंस जो है उससे किसी भी इंसान में लॉजिकल थिंकिंग आती है, तर्क करने की क्षमता आती है और तार्किक रूप से सोचना, तार्किक रूप से रीजन करना, ठीक है, ये उसमें आता है। एबिलिटी टू अडेप्ट इन एनवायरनमेंट, ठीक है, कि हम एनवायरनमेंट के साथ में, चेंजिंग सिचुएशंस के साथ में हम लोग एडजस्ट कर सकें, पर्यावरण के साथ में एडजस्ट कर सकें, वो एबिलिटी
आएगी। उसके बाद में गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इंटेलिजेंट बिहेवियर क्या होता है? पर्पसफुल और प्लान्ड होता है, एक लक्ष्य की तरफ वो होता है। वही बुद्धिमानी है, वही बुद्धिमान है जो एक उद्देश्य और एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है। उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एबिलिटी, अमूर्त चिंतन की क्षमता। इसका मतलब क्या है कि इंटेलिजेंस इंक्लूड्स थिंकिंग अबाउट द आइडियाज, सिंबल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। जो बुद्धि में विचारों, प्रतीकों और अवधारणाओं पर सोचने की क्षमता होती है। यानी कि जब इंटेलिजेंसी आएगी तो हम अलग अलग क्रिएटिव आइडियाज़, सिंबल्स और कंसेप्ट्स की बात करेंगे। उसके बाद में कैपेसिटी फॉर जजमेंट। अगर इंटेलिजेंसी है तो कोई भी सिचुएशन होगी तो वहाँ पे हम अपनी जजमेंट या फिर हम वहाँ पे डिसीज़न ले सकेंगे। तो बुद्धि जो है वो हमें सही निर्णय लेने में सहायक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप, संबंधों को समझने की क्षमता। इंटेलिजेंस सॉरी इंटेलिजेंस इनेबल्स अंडरस्टैंडिंग द कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, कारण और परिणाम संबंध समझने में बुद्धि व्यक्ति को सक्षम बनाती है। उसके बाद में कि इसको इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू भी मापा जा सकता है, जैसा कि बोरिंग की डेफिनेशन से हमने देखा था। अगर हम एक बात में अगर मैं इसको बोलूं तो बुद्धि सीखने की, तर्क करने की, समस्या हल करने की और समायोजन करने की क्षमता होती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा आता है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। अब जो ये टाइप्स हैं ये अलग अलग लोगों ने बोले हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि थॉर्नडाइक ने क्या बोला। थॉर्नडाइक ने बोला कि जो इंटेलिजेंस है वो 3 टाइप की है। कैसी? एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट एंड सोशल। थॉर्नडाइक ने 3 टाइप्स पे बोला। इन्होंने प्रकृति के आधार पर डिवाइड किया। तो पहले हम पढ़ते हैं अमूर्त बुद्धि या अब एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस किस प्रकार की होती है। जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था, ये बोलता है कि जो अमूर्त है इसमें क्या आएगा कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनिपुलेट आइडियाज, सिंबल्स, नंबर्स एंड कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द वर्बल, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटीज़। ये किससे रिलेटेड है? आइडियाज से, सिंबल से, नंबर से, कॉन्सेप्ट से। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं, अगर आप किसी आइडिया आपके अंदर आ पा रहा है तो वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में आएगा। ठीक है, उसके बाद में जैसे यही हो गया, यही हमने अभी पढ़ा। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग थ्योरीज। अगर आप इस थ्योरी को समझ पा रहे हैं, इंटेलिजेंस की थ्योरी को समझ पा रहे हैं, तो वो कैसी इंटेलिजेंस है? एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। ठीक है, जैसे टीचर्स हो गया, साइंटिस्ट हो गया, फिलोसफर्स हो गया, उनमें क्या होती है? हाई एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त बुद्धि उनमें ज़्यादा होती है। फिर हम बात करते हैं कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस की। कॉन्क्रीट मतलब कि मूर्त। ये किससे डील करता है? ये फिजिकल। मूर्त मतलब कि जिसको हम टच कर सकते हैं, इट कैन बी, उस तरीके से हम इसको रिलेट करेंगे। जैसे कि एबिलिटी टू डील विद ऑब्जेक्ट्स, टूल्स एंड फिजिकल थिंग्स रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल एंड मैकेनिकल स्किल्स। जैसे कि वस्तुओं, औजारों और भौतिक चीज़ों के कार्य, जैसे मैकेनिक्स में होता है, जैसे जो गाड़ी ठीक कर रहा है उसकी कैसी इंटेलिजेंस है? उसकी ये हमारी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस है। जो ये मूर्त बुद्धि उनकी रहेगी। जैसे रिपेयरिंग डिवाइस हो गया, ऑपरेटिंग मशीन्स हो गया, ठीक है, या फिर कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें। फिर आता है सोशल, सामाजिक बुद्धि भी होती है कि हम और लोगों से किस प्रकार उनसे हम बात कर रहे हैं, समाज में संबंध बना रहे हैं, वो भी एक इंटेलिजेंस है कि हम किसी लोगों से कैसे बात कर रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ें होगी। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, मैनेज एंड इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद पीपल इन्वॉल्व्स एम्पैथी, कोऑपरेशन एंड लीडरशिप। इसमें क्या चाहिए होता है? सहानुभूति, सहयोग और नेतृत्व शामिल होता है। जैसे कि टीचर्स हो गया, लीडर्स हो गया, काउंसलर्स हो गए, तो इनमें क्या होता है? सोशल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है। तो अगर हम इसको देखें तो एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगा आइडियाज़, सिंबल्स, कॉन्क्रीट में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट्स एंड टूल्स, इसमें क्या है? विचार तर्क, इसमें वस्तुएं। और सोशल में कि इसमें किस पे फोकस होता है? पीपल पे, रिलेशंस पे, तो इसमें सामाजिक संबंध की बात होती है। ठीक है, उसके बाद में यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अब हम पढ़ेंगे बेटा थ्योरीज पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, तो थ्योरीज देखिए, काफ़ी सारी थ्योरीज हैं। इसमें से जो जो मुझे लगेगी कि इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको मेंशन करती हुई चलूँगी। बट बहुत
बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इनकी मैक्सिमम जो थ्योरीज़ हैं वो वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि आगे वाला क्या बोल रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा फोकस करके चलेंगे। देखिए जो हमारी यूनी फैक्टर एक तत्व है, एक शब्द से पता चल रहा है कि ये एक तत्व पे बात करता है। किसने दी ये थ्योरी हमारी दी है किसने, एल्फ्रेड बिनेट ने। ये कहता है कि ये क्या कहता है, states that intelligence consists of only one general ability which is responsible for परफॉर्मेंस इन ऑल काइंड ऑफ मेंटल एक्टिविटीज़, कि हमारे इंसान में एक ही प्रकार की इंटेलिजेंस होती है, एक ही जनरल एबिलिटी होती है जिससे हम सभी प्रकार की मेंटल एबिलिटी कर सकते हैं, मेंटल एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे कि एक तत्वीय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि केवल एक सामान्य क्षमता से बनी होती है और वही क्षमता व्यक्ति के सभी मानसिक कार्यों के लिए, कि एक ही एबिलिटी है, उसी से ही सारे काम वो करता है, ठीक है। ये हो गया कि ये सिंगल इंटेलिजेंस, इसमें क्या होती है, यूनिटरी मेंटल पावर होती है, सभी एक्टिविटीज़ को करने के लिए एक सिंगल कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर ये किसने सेकंड आती है अपनी सेकंड थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। किसने दी, स्पीयरमैन ने, आपको ध्यान रखना है, स्पीयरमैन ने 1904 में दी। इन्होंने क्या कर दिया, अब वर्ड से पता चल रहा है टू फैक्टर मतलब वो दो फैक्टर बताएंगे। जैसे जीएस पढ़ते ना जनरल स्टडीज़, तो वही जीएस से आप याद रखोगे, जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर। उन्होंने बोला इंटेलिजेंस इन दो फैक्टर्स पे, दो कारकों पे, सामान्य और विशिष्ट, इन पे डिपेंड करती है। तो जनरल फैक्टर का उन्होंने बोला कि जी फैक्टर, इसमें कॉमन टू ऑल इंटेलेक्चुअल, ये जी जनरल सामान्य है, सभी के लिए आएगी, ठीक है, सभी मानसिक कार्यों के लिए सामान्य रूप से पाई जाती है, ठीक है, जैसे कि रीजनिंग एबिलिटी, याद रखना, अटेंशन करना, ठीक है, सामान्य मानसिक शक्ति को ये दिखाता है। फिर बात करते हैं हम जी, हो गया कि भाई सभी के लिए, सभी कामों के लिए, लेकिन स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट, किसी पर्टिकुलर काम के लिए, किसी विशेष कार्य से संबंधित होती है, विशेष योग्यता होती है इसमें। जैसे कि किसी का मैथ्स अच्छा है, स्पोर्ट्स अच्छा है, कोई लैंग्वेज में अच्छा है, कोई म्यूजिक में अच्छा है, तो उसमें वो स्पेसिफिक फैक्टर उसके अंदर है, ठीक है। तो ये G+S इसमें हमारा हो जाएगा, डन। फिर आती है हमारी थर्ड थ्योरी, दैट इज थ्री फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये भी स्पीयरमैन ने दी। इन्होंने क्या बोला, इनिशियली इन्होंने टू फैक्टर दी थी G+S, फिर इन्होंने थर्ड फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज ग्रुप फैक्टर, समूह कारक इन्होंने इसमें जोड़ दिया, ठीक है। यही जनरल, ग्रुप और स्पेसिफिक, हमने जनरल पढ़ लिया था, स्पेसिफिक पढ़ लिया था, हमें ग्रुप फैक्टर देखना है। जनरल वही सभी जो हमारी एक्टिविटीज़ है उसके लिए है, ओवरऑल परफॉर्मेंस ये हमने अभी पढ़ा। उसके बाद में हमने स्पेसिफिक भी अभी पढ़ा, पर्टिकुलर टास्क के लिए होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेशल टैलेंट, ठीक है, स्पेसिफिक विशिष्ट जो है, जैसे कि म्यूजिक, पेंटिंग हमने अभी देखा। अभी हमें अलग से इन्होंने क्या बोला, ग्रुप फैक्टर ऐड किया, थ्री फैक्टर वाले में नया एलिमेंट क्या डाला इन्होंने, समूह कारक। ये क्या बोलता है, ये कहता है सॉरी, ये बोलता है कि कॉमन टू अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एबिलिटीज लाइज बिटवीन जी एंड एस के बीच में लाई करता है, एक्सप्लेन्स वाई रिलेटेड स्किल्स आर को रिलेटेड, समान प्रकार की क्षमताओं के समूह में पाया जाता है, जी और एस के बीच का कारक होता है, समान क्षमताओं में आपसी संबंध को स्पष्ट करता है। जैसे कि वर्बल एबिलिटी ग्रुप, रीडिंग, राइटिंग, वोकेबलरी, न्यूमेरिकल एबिलिटी ग्रुप, जैसे कि अर्थमेटिक, कैलकुलेशंस, ये क्या कह रहा है कि एक काइंड ऑफ सिमिलर एबिलिटीज़ का एक ग्रुप बन गया, जैसे कि रीड, राइट, वोकैब, सारा किससे, वर्बल एबिलिटी से जुड़ा हुआ है। अर्थमेटिक करना, कैलकुलेशन करना, सोल्व करना, रीजन करना, ये सारा न्यूमेरिकल एबिलिटी में आ जाएगा। तो एक ग्रुप और बना दिया इन्होंने, ग्रुप बना दिया कि भी एक टाइप की जो वो चीज़ें हैं वो किस में आ जाएगी, ग्रुप फैक्टर में आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन GS था, ग्रुप फैक्टर नया आ गया, ठीक है। जैसे इन्होंने बोला कि एक स्टूडेंट है, अगर वो सभी सब्जेक्ट्स में अच्छा है तो वो जी फैक्टर अच्छा है उसका। अगर वो स्ट्रेंथ दिखाता है स्ट्रेंथ इन लैंग्वेजेस बिकॉज ऑफ वर्बल ग्रुप फैक्टर, अगर उसकी लैंग्वेज अच्छी है तो मतलब वो रीड अच्छे से कर रहा होगा, ठीक है, वो राइट भी कर रहा होगा, वो स्पीकिंग भी उसकी अच्छी होगी, सारी स्किल्स, तो एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हो गया, तो ग्रुप फैक्टर आ गया। और अगर वो पोइट्री में अच्छा है तो वो स्पेसिफिक फैक्टर उसका हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। देन आपकी आएगी मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, थॉर्नडाइक ने दी, ठीक है। देखिए थॉर्नडाइक ने दी है, इन्होंने क्या बोला, देखिए
थॉर्नडाइक proposed that intelligence is not a single or dual ability. थॉर्नडाइक ने बोला कि जो इंटेलिजेंस है वो एक सिंगल या फिर एक तत्व से या दो तत्वों से नहीं बनी हुई होती, बल्कि ये कॉम्बिनेशन होता है अलग अलग इंडिपेंडेंट फैक्टर्स का। और ईच मेंटल एक्टिविटी जो है उसको रिक्वायर क्या, डिफरेंट सेट ऑफ एबिलिटीज़। ठीक है, हर मेंटल एबिलिटी को जो है उसको अलग अलग काइंड ऑफ एबिलिटी चाहिए। ठीक है, लाइक अगर आपको बोलना है तो आपको स्पीकिंग की एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, अगर आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपकी न्यूमेरिक एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको तेज़ी से दौड़ना है, एथलीट बनना है, तो आपकी बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी अच्छी होनी चाहिए। इट मीन्स कि आपकी एबिलिटीज़ अलग अलग मेंटल एक्टिविटी के लिए आपकी अलग अलग एबिलिटीज़ होनी चाहिए। जैसे जो इन्होंने क्या मेन आइडिया इनका कि इंटेलिजेंस जो है वो नेचर में कैसी होती है, मल्टीपल इन नेचर होती है, और डिफरेंट एबिलिटी जो है वो इंडिपेंडेंटली वो करती है, एक्ट करती है, फंक्शन करती है, कोई उनमें जनरल फैक्टर नहीं होता। ठीक है, अब ये क्या बोलते हैं की फीचर्स इनके क्या है। देखिए, ये कहता है कि इंडिपेंडेंट फैक्टर्स, स्वतंत्र कारक, ईच एबिलिटी वर्क्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर्स। ठीक है, हर एबिलिटी जो है, इन्होंने क्या बोला है कि हर एबिलिटी अलग अपनी क्षमताओं से स्वतंत्र, प्रत्येक क्षमता दूसरी क्षमताओं से स्वतंत्र होती है। सिचुएशन बेस्ड एबिलिटी, ठीक है, सिचुएशन अलग अलग सिचुएशंस है, डिफरेंट टास्क रिक्वायर डिफरेंट एबिलिटी। ठीक है, अलग कोई सिचुएशन है तो उसके लिए आपकी अलग अलग एबिलिटीज़ आप में होनी चाहिए। नो जनरल इंटेलिजेंस, कोई जनरल इंटेलिजेंस नहीं होता, और जो इंटेलिजेंस है वो कैसे, थ्रू प्रैक्टिस और लर्निंग से आती है। ठीक है, फिर उन्होंने अलग अलग रिलेशनशिप्स बताए थॉर्नडाइक के, जैसे कि उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट और सोशल बताया, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एग्जांपल ये देते हैं कि अगर कोई पर्सन गुड है मैकेनिकल वर्क, लेकिन वो मैथ्स में वीक है, तो इसका क्या मतलब है कि इंटेलिजेंस जो है वो सेपरेट एबिलिटी पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इंटेलिजेंट है तो वो सभी काम में इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, अगर कोई मैथ्स में इंटेलिजेंट हो वो सभी में इंटेलिजेंट हो, इट डजेंट मैटर कि आप एक वो अलग अलग सेपरेट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद में ये थ्योरी ख़त्म होती है। उन्होंने जस्ट यही बोला कि इट डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, ये सभी के लिए अलग अलग एबिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। उसके बाद में हमारा आता है ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि थर्स्टन ने दी, लुई थर्स्टन ने ये दी है। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने क्या बोला है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी इन्होंने दी। इन्होंने प्रपोज किया कि इंटेलिजेंस जो है वो नॉट अ सिंगल जनरल एबिलिटी बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल ग्रुप फैक्टर्स कॉल्ड PMA। इन्होंने एक बात बोली कि बुद्धि एक सामान्य क्षमता नहीं है, बल्कि यह कई समूह कारकों का संयोजन है जिन्हें प्राथमिक मानसिक क्षमताएं कहा जाता है। इन्होंने PMA नाम दिया। इन्होंने क्या बोला कि भाई इंटेलिजेंस एक सिंगल एबिलिटी से नहीं होता है, ये अलग अलग ग्रुप ऑफ फैक्टर्स हैं। ग्रुप फैक्टर्स जैसे हमने एक ग्रुप फैक्टर देखा था मैथ्स वाला, एक हमने वर्बल वाला देखा था। इन्होंने क्या बोला, ऐसे ऐसे अलग अलग ग्रुप्स बने हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे अलग अलग सेवरल ग्रुप फैक्टर्स होते हैं और उनको नाम दे दिया इन्होंने PMA। ठीक है, प्राइमरी, जैसे कि इन्होंने 7 वो बताई प्राथमिक मानसिक क्षमताएं, जैसे वर्बल कॉम्प्रिहेंशन V बताया। इसमें क्या आएगा, शाब्दिक बोध, शब्द से पता चल रहा है कि वर्बल की बोलने में। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वर्ड, मीनिंग एंड लैंग्वेजेस। ठीक है, फिर उन्होंने बोला वर्ड की फ्लुएंसी, तो शब्द प्रवाह। उन्होंने बोला इंग्लिश में एबिलिटी, इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ, एबिलिटी टू प्रोड्यूस वर्ड्स क्विकली। वर्ड की फ्लुएंसी क्या है, अब मैं कितनी तेज़ी से शब्दों का प्रयोग कर पा रही हूँ, वो मेरे वर्ड फ्लुएंसी में आ जाएगा। साइनोनीम्स, एंटोनीम्स इसके एग्जांपल हो गए। फिर न्यूमेरिक एबिलिटी, मैथ्स रिलेटेड हो जाएगा, गणितीय न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। फोर्थ हो गया स्पेशल एबिलिटी, स्थानिक क्षमता, एबिलिटी टू विजुअलाइज एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। स्थानिक क्षमता होती है कि भी इसमें क्या आ जाएगा, मैप्स वगैरह से, या फिर आर्टिस्ट लोग भी इसके अंदर आ जाएंगे। आर्टिस्ट लोग होते हैं उसमें स्पेशल एबिलिटी होती है। फिर मेमोरी का आ गया कि आपकी कितनी एबिलिटी है कोई इन्फॉर्मेशन आपको रिमेंबर और रिकॉल करने की। फिर हो गया परसेप्चुअल स्पीड की बोधात्मक गति, लाइक आप एबिलिटी टू आइडेंटिफाई सिमिलरिटी और डिफरेंसेस, कि आप कितना जल्दी से
स्पीड परसेप्ट कर पा रहे हो, लाइक कितना जल्दी से वो, जैसे हम बचपन में करते थे कि दो लड़कियां खड़ी है, एक इधर है एक इधर है, और उनमें हमें डिफरेंस ढूंढना होता था, लाइक किसी की येलो चोटी में रबड़ येलो है, किसी की पिंक है, तो हम फाइंड करते थे इसका पिंक है इसका ब्लू है, डिफरेंस फाइंड आउट करने होते थे। तो वो परसेप्चुअल स्पीड या बोधात्मक गति में आएगा। देन रीजनिंग, एबिलिटी टू सोल्व लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में हमारी तर्क क्षमता कितनी है, ठीक है। टू कंक्लूड की फीचर्स क्या है कि इन्होंने बोला सिंगल जी फैक्टर नहीं होता, ग्रुप फैक्टर होता है, और हर एबिलिटी इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि एक में आप अच्छे हो तो आप सभी में अच्छे होगे, ज़रूरी है नहीं, सब अलग अलग है, ठीक है। अलग अलग संयोजन इसका होता है। कोई मैथ्स में अगर स्ट्रोंग है तो हो सकता है वो वर्बल एबिलिटी में वीक हो। इसकी मेरिट क्या थी इस थ्योरी की कि इन्होंने मल्टीपल एबिलिटीज़ को फोकस किया, एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस में है, प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है, लेकिन इसमें कुछ कमी है कि इन्होंने जनरल फैक्टर को इग्नोर कर दिया। देन हमारी आती है, इम्पोर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ रखी है ये, ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी इसको मार्क कर लिया था, तो ये आपको ध्यान से पढ़नी है। क्या कहते हैं, ट्रायक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। क्या बोला उन्होंने कि स्टर्नबर्ग प्रपोज्ड दैट इंटेलिजेंस इज नॉट ओनली एकेडमिक एबिलिटी, ये सिर्फ एक हमारी किताबी या शैक्षणिक क्षमता नहीं होती है कि हम बोलते हैं वो इंसान इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ एकेडमिक में ही अच्छा है। इसका क्या मतलब होता है इंटेलिजेंस का, ये कहते हैं इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दैट हेल्प अ पर्सन सक्सीड इन द रियल लाइफ। उन्होंने बोला कि बुद्धि केवल किताबी और शैक्षणिक क्षमता नहीं है, बल्कि यह 3 प्रकार की क्षमताओं का संयोजन है जो व्यक्ति को वास्तविक जीवन में सफल बनाती है, ठीक है। 3 प्रकार की उन्होंने क्षमताएं बताई जो कि तीनों अगर इंसान में होती है तो वो अच्छे से अपनी लाइफ को सक्सीड कर सकता है, ठीक है। 3 कंपोनेंट्स क्या क्या है उन्होंने बोला, कंपोनेंशियल है, एक्सपेरिएंशियल है, कॉन्टेक्चुअल है। कंपोनेंशियल को हम पढ़ते हैं, कंपोनेंशियल मतलब कि एनालिटिकल, ठीक है। फर्स्ट वन है एनालिटिकल कि एबिलिटी टू एनालाइज, इवेल्युएट, जज और सोल्व प्रॉब्लम्स, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, निर्णय और समस्या समाधान की क्षमता है। आईक्यू टेस्ट परीक्षण, आईक्यू टेस्ट क्लोजली रिलेटेड है, ये हमारे आईक्यू टेस्ट और एकेडमिक परफॉर्मेंस, इस शब्द से पता चल रहा है हमें कि भाई हम किसी भी प्रॉब्लम को कैसे हम सोल्व कर पा रहे हैं, किसी भी हमारी कितनी एबिलिटी है किसी चीज़ का विश्लेषण करना, उसका इवैल्यूएशन करना, उसको जज करना, ठीक है, तो ये हमारी होगी एनालिटिकल इंटेलिजेंस। एग्जाम्पल जैसे कि मैथ सोल्व करना, ठीक है, लॉजिकल, बेसिकली पता है क्या, बातें वही है, किसी ने उसको कुछ नाम दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, चीज़ें वही रिपीट होएंगी, ठीक है। फिर कहते हैं ये एक्सपेरिएंशियल, एक्सपेरिमेंट बेसिस पे एक्सपेरिएंशियल इंटेलिजेंस, ये क्रिएटिव आ जाएगी, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, जैसे कि अगर कोई इंसान नई सिचुएशन को कितना क्रिएटिवली डील कर पाता है, ये अपने पास्ट एक्सपीरियंस को यूज़ करता है नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, नए अनुभवों और परिस्थितियों से रचनात्मक ढंग से निपटना, ठीक है, और अनुभव के आधार पर नई समस्याओं का समाधान करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई लड़की है, उसकी शादी हुई, वो नई फैमिली में गई, उसके लिए सारा बिल्कुल नया एनवायरनमेंट है, ठीक है, बिल्कुल सब कुछ नया एनवायरनमेंट है, तो उस नए एनवायरनमेंट में, नई सिचुएशन में कितना क्रिएटिव तरीके से वो वहाँ पर उस माहौल में एडजस्ट होती है, खुद की भी एक प्लेस बना के रखती है और सभी के साथ में कोऑपरेशन रखती है, वो उसकी इंटेलिजेंस है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे इनोवेशन हो गया, क्रिएटिव राइटिंग हो गया, डिस्कवरिंग, लाइक कुछ ना कुछ इनोवेट करना या क्रिएटिव कुछ लिखना, लाइक शायर लोग होते हैं, है ना, वो कुछ लिखते हैं, क्रिएटिव हैं वो लोग, आर्ट एंड क्राफ्ट के लोग हो गए वो सब। फिर आता है कॉन्टेक्चुअल, व्यवहारिक या फिर सामाजिक बुद्धि, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कितनी है, जैसे कि ये बोलते हैं कि एबिलिटी टू अडेप्ट टू शेप और सेलेक्ट एनवायरनमेंट, पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाना, उसे बदलने या चुनने की क्षमता, एबिलिटी रिलेटेड टू द रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग और सोशल स्किल्स, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा कि भाई लोगों को मैनेज करना, स्ट्रीट स्मार्ट स्किल, लीडरशिप वगैरह की, समाज में हम लोग सोशली कितना हम लोग एडजस्ट कर पा रहे हैं, वो सब चीज़ें हो जाएंगी। कंपोनेंशियल एनालिसिस वर्ड याद रखोगे, क्रिएटिविटी, कॉन्टेक्चुअल, प्रैक्टिकल लाइफ, हालांकि वो जो एग्जाम्पल था ना वो मुझे यहाँ देना चाहिए था प्रैक्टिकल लाइफ में, जो लेडी वाला था ना,
तो ये हो गया। उसके बाद में विश्लेषणात्मक हो गया, रचनात्मक हो गया, व्यवहारिक हो गया, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान तो यहीं आएगा ना, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने बोला कि जैसे एक सफल शिक्षक जो है, मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ, अ सक्सेसफुल टीचर यूजेस कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस, वो लेसन को प्लान करने के लिए वो कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहा है, एक्सपेरिएंशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहा है वो नई नई टीचिंग मेथड्स, इनोवेटिव टीचिंग करने के लिए, और कॉन्टेक्चुअल कौन सी थी, प्रैक्टिकल लाइफ थी, व्यवहारिक ज्ञान कितना है उसको यूज़ कर रहा है कि बच्चों को कैसे इफेक्टिवली मैनेज किया जाए, ठीक है। तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल थ्योरी है और इसने सारी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस को कवर किया है। कुछ क्रिटिसिज्म है कि इन्होंने ये टेस्ट से मेज़र करनी मुश्किल होती है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में हमारी नेक्स्ट थ्योरी आती है, ये CTET में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसमें भी पूछ लेता है। और हमारा जो सिलेबस है ना HTET का, उसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस के नाम से ही सिलेबस है। तो वैसे मैं ये नहीं कह रही कि भाई सिर्फ यही थ्योरी आएगी, बट हालांकि HTET के PYQ में मुझे दिखी भी नहीं है, बट CTET में पूछी जाती है। तो हमें जस्ट हमें रीड आउट करना है, और आप साथ साथ शॉर्ट नोट्स आपने बना ही रहे होंगे आप, ठीक है। PDF डाल दूँगी शॉर्ट नोट्स, जैसे मैंने हर वीडियो में बताया कि आपको कैसे कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। हार्वर्ड गार्डनर 1983 में इन्होंने दिया। इन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस कोई सिंगल एबिलिटी नहीं होती, बल्कि सेट ऑफ मल्टीपल इंडिपेंडेंट, काफ़ी सारी इंडिपेंडेंट है और मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। हर इंडिविजुअल में ये सभी इंटेलिजेंस अलग अलग प्रोपोर्शन में पाई जाती है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए इन्होंने 8 टाइप बोले, ये आपको ध्यान रखना है। लिंग्विस्टिक शब्द से पता चल रहा है भाषाई कि आप लैंग्वेज को कितना इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हो, भाषा का प्रभावी प्रयोग की क्षमता, इसमें कौन कौन लोग आएंगे, पोइट्स, राइटर्स, टीचर्स। दूसरा है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। इंग्लिश क्या है मैं पढ़ रही हूँ मैं इसको, एबिलिटी टू रीज़न, मैथ्स मतलब इसमें पता ही चल रहा होगा आपको, कैलकुलेट करना, सोल्व करना, ऐसा कुछ। साइंटिस्ट हो गया, मैथमेटिशियंस हो गया, ये सब। उसके बाद में आता है हमारा स्पेशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि स्थान की, इसमें आर्किटेक्ट्स हो गया कि भाई हाँ हम ऐसे यहाँ पे सीढ़ियाँ निकाल सकते हैं, तो उसको स्पेस का जो नॉलेज हो रही है ना, स्पेस को विजुअलाइज करना, आर्टिस्ट लोग हो गए। फिर है म्यूज़िकल, जो रिदम साउंड, म्यूजिशियन, सिंगर्स आ जाएंगे। बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, शारीरिक गतिशील, इसमें एथलीट्स वगैरह आ जाएंगे। इंटरपर्सनल, एक आएगा इंट्रापर्सनल, एक इंटरपर्सनल। इंट्रा का मतलब होता है खुद से, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ, खुद को समझना, स्वयं की भावनाओं को, शक्तियों को, कमजोरियों को। इंट्रा, देखो इंट्रा मतलब खुद का, और इंटर मतलब एक दो व्यक्ति से बात करने की क्षमता। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स, दूसरों की भावनाओं या व्यवहार को समझने की क्षमता। इसमें लीडर्स आएंगे, हमारे टीचर्स आएंगे, काउंसलर्स आएंगे। और इंट्रापर्सनल में खुद को, तो वो फिलोसफर्स होंगे, सेल्फ रिफ्लेक्टिव पीपल होंगे। लास्ट वन है बट नॉट लीस्ट नेचुरलिस्टिक, प्राकृतिक बुद्धि, यानी कि जो प्रकृति से, नेचर से जो उसको वो कर रहे हैं। तो इसमें फार्मर्स आ जाएगा, एनवायरमेंटलिस्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। की फीचर्स देखिए, इंटेलिजेंट क्या है, प्लूरल है, बहुआयामी है, वो सिंगुलर नहीं है, ठीक है। और सभी इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है। और एजुकेशन जो है उसको सभी टाइप ऑफ स्ट्रेंथ पे, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ पे फोकस करना चाहिए। जैसे कोई अगर वीक है मैथमेटिक्स में, तो हो सकता है वो म्यूज़िक में अच्छा हो, स्पोर्ट्स में अच्छा हो। तो इसकी खास बात क्या है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करती है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर ये इंपॉर्टेंट है 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस गिलफोर्ड की, इसको आप स्टार मार्क करेंगे, ठीक है। ये JP गिलफोर्ड ने दी है, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला कि इंटेलिजेंस जो है उसमें 3 डायमेंशंस है, दैट इज़ ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। ऑपरेशन का मतलब है कि हम हाउ वी थिंक, ये बताती है कि मस्तिष्क क्या है, हम ऑपरेशन हमारा जो कैसे हम लोग सोचते हैं, जानकारी को समझना, कॉग्निशन, मेमोरी, जानकारी को याद रखना। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, नए नए उत्तर निकालना। कॉन्वर्जेंट प्रोडक्शन, एक सही उत्तर निकालना। इवैल्यूएशन, निर्णय लेना, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, बेसिकली ऑपरेशन किसकी बात कर रहा है कि हम
हमारा माइंड क्या कर रहा है, हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे हम लोग उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही है इसमें, हमारा जानकारी को किस प्रकार हम समझ रहे हैं, याद रख रहे हैं, नए नए उत्तर निकाल रहे हैं, डाइवर्जेंट है, ठीक है, कॉन्वर्जेंट है। डाइवर्जेंट में हम लोग ने पीछे देखा था ना, डाइवर्जेंट में क्या आता है, हमारा ऐसे टाइप क्वेश्चन हो गया, कॉन्वर्जेंट में क्या आ जाता है, MCQ हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, वो टाइप के। तो इसमें क्रिएटिविटी वगैरह, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन का पॉइंट होता है क्रिएटिविटी, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। जस्ट अ मिनट, देखिए सेकंड पॉइंट है, हमने इसमें देखा OCP, ये देख लिया, कंटेंट की व्हाट वी थिंक अबाउट, कि ये बताते हैं कि सोच किस प्रकार की जानकारी पर आधारित है, हम किस प्रकार सोच रहे हैं, व्हाट वी थिंक, ठीक है। तो इसमें फिगरल आ जाएगा, सिंबॉलिक आ जाएगा, सिमेंटिक आ जाएगा, बिहेवियरल आ जाएगा। तो मैथ्स जो है जैसे वो सिंबॉलिक है, संख्या या अक्षर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। लैंग्वेज जो है वो सिमेंटिक है, शब्दों के अर्थ से जुड़ी हुई है, तो ये कंटेंट में आ जाएगा, व्हाट वी थिंक अबाउट, कि हम किसके बारे में सोचते हैं। देन प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, फिर प्रोडक्ट निकल के आएगा कि हमने जो सोचा उसका क्या रिजल्ट निकला, प्रोडक्ट क्या मिला हमें। तो लास्ट में जैसे अलग अलग तथ्य, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। तो इसमें आपको टोटल मेंटल एबिलिटी रखनी है याद, OCP है तो 5 ये होती है, 4 ये होती है, 6 ये होती है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 20 इंटू में 6 करके 120 एबिलिटीज़ ये हो जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऑपरेशन से जैसे डाइवर्जेंट प्रोडक्शन हो गया, कंटेंट फिगरल से रिलेटेड, प्रोडक्ट क्या हो गया, रिलेशन से संबंधित। ऑपरेशन मतलब हम कैसे कर रहे हैं कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, इसमें क्या सवाल होता है, कैसे। कंटेंट में क्या आएगा, क्या, कैसे, इधर आएगा कैसे, इधर आएगा क्या, और इधर फाइनल हमारा रिजल्ट निकल के आएगा। ये होते हैं 5, 4 और 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल हो जाएगा 120। देन हमारा मॉडल आता है पास मॉडल। पास मॉडल किसने दिया, दास ने, किर्बी ने, जर्मन ने, ठीक है। ये पास मॉडल आपको ध्यान रखना है, पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, ये इधर टाइप नहीं कर पाई मैं, ठीक है। तो P से आ जाएगा प्लानिंग, कि इसमें गोल सेट करना होता है, स्ट्रेटजी बनाना, ये सारी चीज़ें आती हैं। और देन A है अटेंशन, की हमें फोकस बनाए रखना होता है, डिस्ट्रैक्शन हटानी होती है, लाइक क्लास में टीचर की बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, अटेंशन हो गया, ये भी इंटेलिजेंस एक तरीके से। फिर साइमल्टेनियस, PASS, साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन को एक साथ समझना, होल पिक्चर को देखना, ठीक है। हम मैप पढ़ रहे हैं, डायग्राम समझ रहे हैं, पैराग्राफ का मीनिंग, तो ये सारा क्या हो जाएगा हमारा इसमें। फिर सक्सेसिव प्रोसेसिंग आता है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन को सीक्वेंस में रखना, जैसे स्पेलिंग याद करना, फ़ोन नंबर रिपीट करना, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारी सारी थ्योरीज यहाँ पे कंप्लीट होती है। जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी थी वो मैंने आपको साइड बाय साइड बता ही दी थी। अब हमारा थोड़ा सा काम बचता है, बहुत ज़्यादा नहीं है, दैट इज़ मेज़रमेंट ऑफ IQ। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जो, हाँ, ये थोड़ा सा आप देखेंगे, देखिए IQ को मेज़र करने के लिए कि हम कौन कितना इंटेलिजेंट है, या इसका कितना जो IQ लेवल है उसको मेज़र करने के लिए अलग अलग टेस्ट बनाए गए। जैसे कि अगर मैं इधर करूँ इसको, जस्ट मिनट, जैसे हमारा ये आ जाएगा IQ, ठीक है। तो इसमें हमारा है सब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है, फिर है हमारा ऑब्जेक्टिव टेस्ट, फिर आ जाएगा हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट। अगर हम सब्जेक्टिव टेस्ट की बात करें तो ये किस पे है, जिसमें सब्जेक्टिव मतलब कि एग्जामिनर की जजमेंट शामिल इसमें होती है। ये इट इज़ काइंड ऑफ 2 टाइप्स, वर्बल, शब्द से पता चल रहा है, वर्बल मतलब भाषा आधारित बोल करके हो रहा है, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा नॉन वर्बल, ठीक है। तो अब आपने ध्यान रखना है, वर्बल में भाषा आधारित प्रश्न होते हैं, एक्सप्लेनेशन देनी होती है, जैसे कि शब्दों का अर्थ बताना है, कहावत समझाना, GK के प्रश्न आपने पूछ लिए। तो इसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं ये आपने याद रखना है। जैसे बिनेट साइमन का टेस्ट है, अल्फ्रेड बिनेट ने दिया, टर्मन स्टैनफोर्ड का टेस्ट है, गोडर्ड का टेस्ट है, ठीक है। ये 3 टेस्ट के नाम आपको याद रखने हैं, किसमें, सब्जेक्टिव के वर्बल में, ठीक है। उसके बाद में नॉन वर्बल में क्या मतलब कि बोला नहीं जा रहा, तो पिक्चर देख के या फिगर देख के आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे स्टोरी कंप्लीशन हो गया, ठीक है, या फिर पिक्चर इंटरप्रिटेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें इसमें नॉन वर्बल में आ जाएगी। फिर ये सारे टेस्ट आपको देखने हैं कि ये किस में है, ये हमारे नॉन वर्बल में है। नॉन वर्बल में क्या क्या है, जैसे कि हमारा पिंटनर हो गया, पोर्टियस हो गया, पाल्मर हो गया, PPP याद रख लो, और फोम बोर्ड हो गया, पिक्चर ड्राइंग हो गया। ये सारे टेस्ट हमारे किस में आ जाएंगे, सब्जेक्टिव के नॉन वर्बल में आ जाएंगे। अब हमें देखना है ऑब्जेक्टिव कौन कौन से टेस्ट हैं। ऑब्जेक्टिव में कहते हैं कि अब देखो,
सब्जेक्टिव वाले कौन से होते हैं, जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, आप में उसको लिखना होता है, ये सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मतलब कि एमसीक्यू टाइप में हो गया। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इसमें तो एग्जामिनर के चॉइस पे डिपेंड करता है कि भाई हाँ, वो हो सकता है उसको किसी बच्चे का पैटर्न लिखने का समझ में ना आया हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये सब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। ऑब्जेक्टिव है, ट्रू सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। ठीक है, वो चीज़ होगी। तो इसमें आंसर फिक्स होते हैं, या तो वो सही है या तो वो गलत है। देन हमारा इसमें वर्बल ऑब्जेक्टिव आएगा और नॉन वर्बल ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, फिर आपने इसको ऑब्जेक्टिव में एक ऐसे फ्लो चार्ट बना लेना आप लोगों ने। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में हम देखेंगे कि जैसे एमसीक्यू हो गया, नंबर सीरीज हो गया, ठीक है, एनालॉगी हो गया। तो इसमें कौन कौन से टेस्ट आएंगे, आर्मी अल्फा टेस्ट हो गया, नेवी एंड आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट इसमें रहेगा। फिर नॉन वर्बल में क्या आ जाएगा, नॉन वर्बल ऑब्जेक्टिव में कि आपको शेप्स करनी है, पैटर्न करना है, डायग्राम करना है, तो ये लैंग्वेज की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिर आपके ये टेस्ट रहेंगे, ये टेस्ट आपने ध्यान रखने, आप एक फ्लो चार्ट बना लेंगे। आईक्यू का रहेगा आपका इसमें इधर रहेगा हमारा ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, इसमें वर्बल नॉन वर्बल, इधर वर्बल इधर नॉन वर्बल। ठीक है, नॉन वर्बल में ये आर्मी बीटा टेस्ट हो गया, रेवन प्रोग्रेसिव टेस्ट हो गया। ठीक है, कैटल हो गया, डियर बोन हो गया, शिकागो नॉन वर्बल, पिजन नॉन वर्बल, ये सारे टेस्ट आपने इसमें ध्यान रख लेने हैं। देन हमारा आता है परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको कैसे आप परफॉर्म कर रहे हो, डूइंग बेस्ड प्रैक्टिकल टास्क इसमें आपके दिए जाते हैं। इसमें जैसे कि ब्लॉक डिज़ाइन हो गया, पजल सॉल्विंग हो गया, पिक्चर अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, ये सारे आपके टेस्ट रहेंगे। ये किन के लिए यूजफुल रहता है, जो डीप या फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये रहेगा। और ये टेस्ट के नाम आपको याद रखने हैं, ब्लॉक टेस्ट हो गया, क्यूब कंस्ट्रक्शन हो गया, या फिर पास एलोंग टेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद में आता है कंसेप्ट ऑफ आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोशेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जैसे मैंने आपको पीवाईक्यू में बताया था, तो ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया था कि ये आईक्यू जो है, ये कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया था, तो ये जर्मन के मनोवैज्ञानिक थे, विलियम स्टर्न। ठीक है, विलियम स्टर्न ने दिया था 1912 में, 1912 में। उन्होंने बताया कि सिर्फ मेंटल एज बताना पर्याप्त नहीं है, बल्कि मेंटल और क्रोनोलॉजिकल एज का अनुपात लेकर के हमें इंटेलिजेंस निकालनी होती है। कैसे, जैसे मान लो कि मेंटल, यहाँ पे दो चीज़ें होती है, मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज का मतलब है कि किसी बच्चे की बौद्धिक क्षमता किस उम्र के स्तर पर है, यानी कि अगर 8 वर्ष का बच्चा 10 वर्ष के स्तर के प्रश्न हल करता है तो उसकी मेंटल एज होगी 10 साल। और वो वैसे जन्म से लेकर के अब तक, फॉर एग्जांपल यहाँ उसका जन्म हुआ है, वो 8 वर्ष का, वो 8 साल का हुआ है, तो वो उसकी है क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, लेकिन मान लो वो सवाल कर रहा है 10 साल के बच्चे के लेवल का, वो सवाल अगर सोल्व कर रहा है तो वो क्या है, उसकी मेंटल एज है। तो उन्होंने फॉर्मूला क्या दिया, उन्होंने बोला ये IQ बराबर है मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज इंटू में 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये 10 वर्ष, तो इन्होंने बोला 10/8 इंटू में गुणा 100 करा। ठीक है, और ये आ गई 125, तो उसका IQ कितना आ गया, 125। फिर उन्होंने ये दिया कि भाई अगर अगर वो 90 से लेकर के 110 तक की रेंज आती है IQ की, ये जनरल आइडिया है कि अगर इतना उसका IQ लेवल है तो वो इंसान एवरेज काइंड ऑफ है। अगर 110 से लेकर के 120 तक, ठीक है, 110 से लेके 120 तक की अगर उसकी IQ रेंज है तो वो अबव एवरेज है। 120 जो है, अगर वो 120 से ज़्यादा है तो वो सुपीरियर है। और जैसे मैंने बताया कि अगर वो 90 से भी कम है तो वो बिलो एवरेज है। ये था आपका इंटेलिजेंस का टॉपिक। जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने ऊपर आपको बता दिए थे कि इस क्वेश्चन से है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अभी हमारे 2 टॉपिक बचे हैं, पर्सनैलिटी एंड क्या था हमारा, लर्निंग की जो थ्योरीज़ है। अभी मैं जो ये PDF है लर्निंग की क्रिएट कर रही हूँ, अभी हम लर्निंग का टॉपिक करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्कूल रहता है, ठीक है, और उसके बाद में थोड़ी थकान भी हो जाती है। ठीक है, घर के काम भी होते हैं, बट एश्योर कर रही हूँ मैं आपको कि हम लोग अप्रैल में अपनी CDP बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब जो इंटेलिजेंस वाला टॉपिक है, अब जैसे Day 9 है, कल कितनी तारीख हो जाएगी, 20 तारीख हो जाएगी। ठीक है, कल तक अपना इंटेलिजेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हाफ दे दिया था मैंने जैसे पर कल, लेकिन आने वाले कल में इंटेलिजेंस पूरा हो गया। फिर लर्निंग है वो 21 तारीख का वो हाफ होएगा,
22 को हाफ होएगा क्योंकि लंबा टॉपिक है, एक दिन में तो होगा नहीं, या फिर हम 2 या 3 दिन में। फिर 23 को और 24 को आपका पर्सनैलिटी का हो जाएगा। 24 तक सिलेबस कंप्लीट। उसके बाद में मैंने सोचा तो है, अगर पूरा हो पाया तो मैं क्या करूँगी, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी उनके 2024, 23, 22, 21 4 साल के हम कर लेंगे। 4 तिये 12 पेपर्स होंगे, ठीक है। और उनकी हमारी CDP होगी, इंटू 30 कर दो, 12 तिये 36, 360 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। हम सारे PYQ सॉल्व करेंगे। और मैं बस, मेरा लॉजिक क्या है कि देखो, अगर आप एक मोटी किताब पढ़ते हो, बहुत मोटी किताब पढ़ के अगर आप मतलब कि 27 नंबर लाते हो या 28 नंबर लाते हो, हालांकि मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, मैंने जस्ट सिलेबस देखा, प्रीवियस ईयर देखे, जो जैसे सेग्रीगेशन मैंने आप लोगों का करके दे रखा है ना कि ये टॉपिक पढ़ लो, मैंने टॉपिक्स निकाले, उन टॉपिक्स को मैंने थोड़ा पढ़ लिया, ठीक है, गूगल से पढ़ लिया, ठीक है, या फिर कोई एक आध थ्योरी थी, किसी की वीडियो देख ली 5-7, ज़्यादा लंबी नहीं, मेरे बस का नहीं है भाई 2-2 घंटे 3-3 घंटे वीडियोज़। आप 1 या 2 टॉपिक कर रहे हो, मतलब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। उस टाइम पे जब मैंने किया था, मेरा CTET, HTET और नेट तीनों एक साथ थे। सब्जेक्ट में मेरे 50 नंबर थे इकोनॉमिक्स में, 60 में से। मैंने कोई पर्टिकुलर इसके लिए पढ़ा ही नहीं था, मैं नेट के लिए पढ़ रही थी, ठीक है। और CDP तो कसम से मैंने CDP में ये अपनी 2-4-5 थ्योरी देखी थी। बाकी क्या है, 15 क्वेश्चन से लेकर 20 क्वेश्चन तो आपके लॉजिक बेस्ड हैं, जो मैं आपको लॉजिक बेस्ड बोलती हूँ। और वही चीज़ मैं यहाँ दिखाऊंगी आपको कि भाई हम इस क्वेश्चन को बिना बहुत कुछ किताबें पढ़े कर सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए मैंने इसी छोटे से नोट्स आप लोगों के 3 PDF दी अभी तक। मैंने एक थ्योरी की दी है, एक लॉजिक बेस वाले की दी है, और एक आपकी जो चैप्टर वीडियो नंबर 5 में पढ़ाया था उसकी दी है। 3 PDF दी है मैंने आपको। चौथी इंटेलिजेंस की आएगी 4, एक पर्सनैलिटी की और एक अपनी लर्निंग की। 6 PDF होगी, छोटी छोटी PDF है। और वो तो बहुत खुला खुला उसमें लिखा हुआ है, अक्षर तो उसमें बहुत कम है। अगर मुझे टाइम मिला मई में तो मैं हैंड रिटन नोट्स बनाऊंगी, इन्हीं जो PDF बनाई है इसमें थोड़े डायग्राम्स वगैरह डालूंगी, हैंड रिटन नोट्स बना करके फिर मैं आपको वो प्रोवाइड करने की सोच रही हूँ। बट देखते हैं कि इतना पूरा होगा। लेकिन ये है कि इतना ज़्यादा मतलब पहाड़ नहीं है, जितना बना रखा है उतना नहीं है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है। जितना इतना टाइम CDP का मैं आपका वो ओट रही हूँ भी, हाँ इससे हो जाएगा। आप अपना सब्जेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद में इंग्लिश है, इंग्लिश की एक वीडियो बनाने की ज़रूरत है, CDP की, सॉरी इसकी इंग्लिश पेडागोजी की, वो बना लेंगे। हिंदी पेडागोजी हो जाएगी, ठीक है। फिर आप मई में अपना वो करेंगे, रीजनिंग करेंगे, हिंदी करेंगे, इंग्लिश करेंगे और हरियाणा GK करेंगे, ठीक है। बाकी आपका मैथ हो जाएगा, सब्जेक्ट अच्छा खासा हो जाएगा, CDP हो जाएगी। ये छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, ये जल्दी जल्दी कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। मई तक आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर 30-31 को पेपर हुआ तो हम उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगर बाई चांस पेपर डिले हुआ तो हम लोग और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। बस हमें मेंटली रेडी 30-31 के हिसाब से रहना है, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि भाई हाँ पेपर पता नहीं कब होगा, करूँ ना करूँ। बस रोज़ 4-5 घंटे पढ़ लो, 4-5 घंटे आराम से निकल जाएगा। ज़्यादा दिमाग में हवा मत बनाओ कि क्या है क्या है क्या है। और कुछ बच्चे मेरे को जैसे कई दिन में ना 10 से 20 कमेंट्स आते हैं, मतलब मैसेजेस आते हैं कि मैम आप PGT मैथ का बता दो या इनका बता दो। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो मैं इको पढ़ी है, मैंने SST भी पढ़ी है, ठीक है। मैंने इंग्लिश भी एक मौके पढ़ी है, मेरा HTET TGT इंग्लिश में क्लियर है, SST में, इको में, ठीक है। SS में भी मतलब मेरे को SS मैंने UPSC के टाइम पढ़ी थी, तो मेरी SS बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। तो बात क्या है कि मैथ्स, PGT मैथ्स में, या फिर मान लो कि बायो में या फिर केमिस्ट्री में, उसमें मैं ज़ीरो हूँ, मुझे नहीं आता उसमें कुछ भी, वहाँ मैं हूँ अनपढ़, ठीक है। तो मैं आपको तरीका बता सकती हूँ कि भाई आप क्या करो। आपको करना क्या है कि आप उठाओ आपका पेपर PYQ। कहाँ से उठाओगे, आपको जाना है गूगल पे जा कर के सर्च करो HTET HBSC ओल्ड पेपर, सर्च कर दिया, सबसे पहली साइट आएगी BSEH की। उसमें आप थोड़ा सा नीचे जाके स्क्रॉल करोगे तो वहाँ मिलेगा आपको 2024 ओल्ड पेपर, 2023, 2022 लिखा हुआ है। उस पर आप क्लिक करोगे
वहाँ पे लेवल 1 2 3। मुझे सबसे बेस्ट साइट लगती है ये, सारा कुछ सर्च करते ही सामने आ जाता है। मान लो आपका 24 का आपको करना है, मान लो कि HTET जो भी निकालना, आपने पेपर निकाल लिया, ऐसे आपने ये तीनों पेपर डाउनलोड कर लिए, ठीक है, 3 पेपर हो गए, अपना सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन हो गए, उसका निकाल लो प्रिंट, या फिर एक एक क्वेश्चन अपने हाथ से उतार लो, जो आपकी मर्ज़ी। फिर आप एक क्वेश्चन लिखो। मैंने एक शेयर की थी ना स्टोरी, क्वेश्चन नंबर 91 92, मैंने एक एक क्वेश्चन लिखा, उसका टॉपिक लिखा। मान लो कि आपका कोई टॉपिक है, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं PGT केमिस्ट्री का, तो जल्दी आ जाएगा इंटरव्यू ना, हम लोग कर लेंगे कंडक्ट। मान लो हम बात कर रहे हैं किसकी, मैथ की कर रहे हैं, मैथ्स छोड़ो और कोई टॉपिक उठाओ, ठीक है, कोई और टॉपिक देखते हैं हम लोग, मान लो केमिस्ट्री ही उठा लो, उसके अंदर जो है हमारा, मान लो थर्मोडाइनमिक्स का कोई टॉपिक आ गया, फिर कोई टॉपिक आ गया आयनिक बॉन्ड का आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद में मान लो कोई मोल स्टेट का आ गया, कोई क्वेश्चन आ गया, आपने ऐसे 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 100-150 तक टॉपिक के नाम लिख लिए, ठीक है। फिर आप देखो वो कौन सी क्लास का है, क्लास 11th और 12th से मिलते हैं। फिर आप देखो वो टॉपिक जाओ, चैप्टर देख लिया 11th क्लास का है, फिर आप उसे NCERT में जाके देखो, वो आपको NCERT में मिलेगा। मैक्सिमम सब्जेक्ट्स है ना, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स उनका कहाँ मिलता है, NCERT उसका सोर्स है, चाहे वो TGT है चाहे वो PGT है। आप लोग NCERT पढ़ो, दी बेस्ट है, दी बेस्ट। फिर बात आती है हमारी, आपने देख लिया कि फिर देखोगे आप कि थर्मोडाइनमिक्स से तो क्या है कि मान लो 94 क्वेश्चन भी है, 102वां नंबर भी है, आप एक एनालिसिस निकाल लोगे भी, थर्मोडाइनमिक्स से वो 5-7 क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब ये टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ आपने इसमें करी 2023 के पेपर में, देखा भी 5-7 इधर भी आ रहे हैं, फिर देखा इधर भी आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप उसको बढ़िया से कर लो, ठीक है। आप एक NCERT से कर लिया, फिर आप उसकी हाइयर लेवल पे कर लो, ऐसे एनालिसिस कर सकते हो, आप लोग खुद भी कर सकते हो अपने सब्जेक्ट का। बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि भाई हम लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आएँ, ठीक है। केमिस्ट्री की मेरी बात हो चुकी है, फिज़िकल एजुकेशन में हो चुकी है, पॉलिटिकल साइंस में हो चुकी है, और TGT आई थिंक मैथ्स में हो चुकी है अखिल की, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या रहेगा, इनके इंटरव्यूज़ बहुत जल्द आ जाएंगे। बाकी के सब्जेक्ट्स की मैं ऑनलाइन कंडक्ट कर सकती हूँ, ऑफलाइन जो है वो आसपास कोई हमें नियर बाय थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, बट हाँ ऑनलाइन में बहुत जल्द, अगर आप बोलते हो कि मैम कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन वीडियो कॉल पे ही आप उनसे कनेक्ट कर लो, तो हम लोग ऑनलाइन कर लेंगे, ठीक है। बट जब तक नहीं हो रहा है तब तक आप अपने सब्जेक्ट को एटलीस्ट ऐसे प्रिपेयर तो करो, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस सेशन, और बहुत जल्द हम इसको कंप्लीट कर लेंगे CDP को। ओके, पढ़ाई करते रहें, ज़्यादा प्रेशर ना लें, खुश रहें और पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहना सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पहाड़ नहीं है HTET, ट्रस्ट मी, पहाड़ नहीं है, हो जाएगा।